हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। तो आज क्या करेंगे हम संभव जो हमने उत्तर लेखन सीरीज स्टार्ट की है, तो सभी इसमें प्रश्न लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। 2 प्रश्न डेली लिखेंगे और उससे संबंधित जो भी टॉपिक आपको 24 घंटे पहले दे दिए जाएंगे, वो आपको अपने सोर्सेज से पढ़ना है। जो भी आप सोर्स यूज कर रहे हो, उसका प्रयोग करते हुए आप पढ़ोगे। 24 घंटे बाद आपको फिर एक लेक्चर दिया जाएगा, जो यहाँ पर अभी देखो पहला लेक्चर दिया जा रहा है। और वो टॉपिक कौन से थे? पहला टॉपिक था आपका सभ्यता व संस्कृति, दूसरा था उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो ये बड़ा टॉपिक है भाई, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इसमें हम आज के वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी आपके ऐतिहासिक काल के बारे में घटनाएं हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले की जितनी हैं, जो आपकी प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं, वो सारी घटनाएं हम इस वीडियो के माध्यम से, इस डिस्कशन से समझ लेंगे। और फिर आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। आज ही 2 प्रश्न मिलेंगे, अगले 24 घंटे में उन्हें लिखना होगा और वो आपको इवेल्युएट करके दे दिए जाएंगे। और वो आपको किसी भी लैंग्वेज, बाइलिंगुअल में, आप हिंदी में लिखते हैं हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखते हैं इंग्लिश में लिखिए, लेकिन लिखना जरूर है भाई। वह डर खत्म करना है, ठीक है। सारे लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो बढ़िया से देखो रिजल्ट भी मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग क्या करते हो? जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा, प्रीवियस ईयर में उठाकर देखा था कि इस टॉपिक से संबंधित क्या कोई क्वेश्चन आया है, कि ऐसे ही एवं ही पढ़ने जा रहे हो? तो पहले आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन देखना चाहिए। देखो ये पेपर 5 आपके सामने मैं लिए बैठा हूँ, और ये पेपर 5 पिछले साल का पेपर है, पहली बार ही यार हुआ है ना। तो फर्स्ट टाइम हुआ है। अभी 20 क्वेश्चन ही पेपर 5 से आए हुए हैं। उसमें भी देखते हैं 8 नंबर का जो प्रश्न आया था, वह उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरा स्थलों की पहचान कीजिए। तो देख रहे हो आप, हड़प्पा सभ्यता से जो पुरा स्थल हैं और उसमें भी जो यूपी में मौजूद हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आइडेंटिफाई द साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। दूसरा देखो क्वेश्चन आपका 12 नंबर में बना हुआ था, और वह था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी व्याख्या कीजिए। क्लियर बात है। जो टॉपिक आज 2 आपको दिए गए हैं, उसमें आपके एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 8 नंबर में, एक 12 नंबर में। तो ये टॉपिक का आपको रेलेवेंस समझ में आया? ऐसे आपको अध्ययन करना होता है कि भाई यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपके आ ही चुके हैं, तो आगे और संभावनाएं हैं कि आयोग बढ़ाकर पूछ सकता है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये हो गया आपका प्री एनालिसिस। अब पहला टॉपिक क्या था? सभ्यता और संस्कृति। तो संस्कृति और सभ्यता पर जब भी आपसे लिखने को आएगा, तो कैसे लिखोगे बताओ भाई? यह यूपीएससी में भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए इसको टॉपिक में शामिल कर दिया गया। साथ ही सिलेबस में आपके मेंशन है, तो सिलेबस वाइज ही सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे हम लोग। और यहाँ जो की पॉइंट्स में नोट्स दिए जाएंगे, यह आप बिल्कुल परफेक्ट मानकर मत चलना। इसमें क्या है, आपने अगर कोई नोट्स बनाए हैं तो इसके माध्यम से आप वैल्यू ऐड कर लेना। उसमें नहीं बनाए हैं तो यहाँ से आपको नोट्स से लेने हैं, फिर आगे इनको अपडेट करते रहना है, उसमें वैल्यू एडिशन करते रहना है। कभी ग्राफ्स बनाकर वैल्यू एडिशन कर दिया, कभी कुछ मैप्स वगैरह के माध्यम से एडिशन कर दिया। तो इस तरीके से देखो क्या होता है, अपने नोट्स को लगातार अपडेट करते रहना होता है। क्लियर बात है। तो यही नोट्स आपके देखो प्री के बाद काम आएंगे। यह जो अगर शार्ट नोट्स या आपने सिनॉप्सिस नहीं बनाए ना, तो आपको फिर प्री के बाद में मेंस के समय आपको फिर ये नोट्स बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा, याद रखना यह बात। तो चलो फिर पहला टॉपिक शुरू करते हैं, संस्कृति और सभ्यता के बारे में। तो आपको अगर लिखना होगा तो पहले एक इंट्रो बताना होगा भाई। देखो इंट्रो में समझ लो किस तरीके से आप इस टॉपिक को शुरू कर सकते हो। संस्कृति आपका, सभ्यता में अगर इंट्रो शुरू करना है तो आप बताओगे कि संस्कृति के देखो 2 रूप होते हैं, एक भौतिक रूप होता है, एक अभौतिक रूप होता है। अभौतिक मतलब होता है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अमूर्त संरचना जिसे आप जानते हो, तो उस अमूर्त संरचना को ही आप संस्कृति के रूप में भी जानते हैं। अब यह जो भौतिक इसका स्वरूप होता है, यह अपने यदि उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है तो वही सभ्यता कहलाता है। तो संस्कृति से ही सभ्यता का उद्भव हो रहा है, तो दोनों में अंतर है ही नहीं। फिर भी कुछ माइन्यूट से अंतर हैं जो आपको दिखाई देते हैं, उसी आधार पर आपका प्रश्न बनाया गया है। तो वह जो माइन्यूट से अंतर है, उनको आपको अपने प्रश्न के जो अपना उत्तर होगा उसके मूल बॉडी में आपको इन्हें शामिल करना है। जो क्या है आपके मुख्य, क्या है भैया? जो मुख्य आपके, एक सेकंड रुकना। हाँ, जो आपके मुख्य पार्ट में शामिल करना है वो संस्कृति और सभ्यता। इसके क्या कर देना है, पॉइंट्स को इन्हें शामिल कर देना है। एक सारणी बनाकर शामिल कर दो, या जैसे आपको ठीक लगे पॉइंट्स में शामिल करना है, पॉइंट्स में शामिल कर दो। तो पहले बताएंगे आप संस्कृति क्या होता है। देखो संस्कृति जो है जीवन जीने का एक तरीका होता है।
देखो, जैसे आप पहनते ओढ़ते क्या हो, आप क्या खाते पीते हो, आपका रहन सहन जो होता है ना, वो आपका कल्चर डिसाइड करता है। तो आपकी संस्कृति दर्शाता है यह आपका पहनना ओढ़ना खाना पीना। फिर सभ्यता, तो यही जो जीवन जीने का तरीका यदि उन्नत तरीका बन जाए आपका, है ना, बहुत उन्नत किस्म का तरीका बन जाता है, तो वह सभ्यता कहलाता है। एग्जाम्पल से समझो इसके, जो पाषाण कालीन संस्कृति थी, वही जब अपने उन्नत स्वरूप में पहुंच जाती है आगे, जैसे नवपाषाण कालिक संस्कृति से आपका जो उन्नत अवस्था होती है वह हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा को हम संस्कृति नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ आपको संस्कृति और सभ्यता में अंतर समझना है, तो एग्जाम्पल अपने दिमाग में सेट करते हुए समझा करो। तो वहां पर जितनी विशेषताएं है ना, नगरीय जीवन, बेहतर नगर नियोजन और लिपि का प्रयोग, ये सारी विशेषताएं आपको कहाँ दिखाई देंगी, हड़प्पा की सभ्यता में दिखाई देंगी। तो यही संस्कृति और सभ्यता में प्रमुख अंतर आपको दिखाई देगा। देखो, है बहुत बारीक सा अंतर, लेकिन ऐसे ही स्पष्ट करना पड़ेगा भाई। फिर आता है कोई राष्ट्र है, उसकी जीवन शैली जैसे कला साहित्य धर्म या नैतिकता, इनका प्रदर्शन भी उसकी कल्चर या संस्कृति के माध्यम से किया जाता है। और वहीं जब इन संस्कृतियों का मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, तो वही सभ्यता कहलाती है। तो यह भी एक मोटा अंतर पाया जाता है संस्कृति और सभ्यता में। तीसरी बात यह होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो मनुष्य है, इनके सामूहिक योगदान से यह तैयार होता है और विभिन्न कालों में यह समय दर समय निरंतर प्रभावित होता रहता है। और बेसिकली मोटा मतलब यह है, इसका प्रमुख पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि यह अमूर्त रूप में जो होता है संस्कृति मौजूद होती है। तो यह अपने आप में अमूर्त रूप होता है। एग्जाम्पल तो समझना है, तो देखो, जैसे रहन सहन में आप मानिए यदि पर्दा प्रथा किसी समाज में मौजूद है, उसके कल्चर का पार्ट है, अब यह निरंतर प्रभावित होगी आज के समाज में। यदि उसे कल्चर का हिस्सा नहीं बनाया गया है, तो यह आज के समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदल जाती है ना कल्चर, जो वहां का संस्कृति है। तो यही आपका समय दर समय जो प्रभावित होता रहता है, इसका मतलब यही है। दूसरा देखो, जो दिया हुआ है मूर्त रूप में मौजूद होती है जो सभ्यता रहती है। और जब सभ्यता आपकी मूर्त रूप में मौजूद होगी, जैसे बेहतर नगर नियोजन, सड़कें मौजूद होंगी, समकोण प्रकाट रही हैं, एग्जाम्पल समझना, हड़प्पा सभ्यता के एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। और बड़े बड़े अन्नागार स्नानागार आपको दिखाई देंगे। तो यह सब क्या है, हड़प्पाई सभ्यता की विशेषताएं हैं, और यह मूर्त रूप में आपकी दिखाई दे रही हैं। और यही आपको समझ में आया, जो भौतिक स्वरूप होता है अपने उन्नत अवस्था में पहुंच गया है। और मूर्त रूप के कारण ही इनका जो पतन होता है, या तो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकता है, या आपका किस कारण से हो सकता है, या भैया कोई बाह्य आक्रमण के कारण हो सकता है। ये कई कारण आपके बताए जाते हैं। और ये बताओ, इतनी अस्पष्टता क्यों है भैया हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के? क्योंकि उसकी लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए कोई स्पष्ट आज तक कारण नहीं बता पाया है कि भैया हड़प्पा का पतन जो हुआ, इस इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो यही आपका सभ्यता और संस्कृति में मूल रूप से अंतर जो आपको लिखने हैं, इन्हीं बिंदुओं पर लिखने होते हैं। फिर देखो, अपने आंसर को थोड़ा और इंप्रेसिव अगर बनाना है, तो इस तरीके के फिगर को, ग्राफ्स को आप शामिल किया करो, औरों से आपका आंसर क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। कैसे? जब यह संस्कृति होती है, संस्कृति ही आपकी उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है, तो सभ्यता कहलाती है। और फिर से हो सकता है सभ्यता का यदि पतन हो गया, तो संस्कृति कहलाएगी। एग्जाम्पल, पाषाण कालीन संस्कृति, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद में वैदिक संस्कृति। पतन हुआ ना, जिन तत्वों के आधार पर हम सभ्यता देख रहे हैं विकसित हुई है, और वही सारे जो विशेषताएं हैं वो पतित अवस्था में दिखाई देंगी, तो वह वैदिक संस्कृति आपकी दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। क्लियर ना? उतना वैदिक संस्कृति में आपको नगर नियोजन, ना आपका नगरीय विकास जो है इतना बेहतर ढंग से नहीं दिखाई देगा, ना सड़कें, ना आपको अन्नागार स्नानागार, ना कृषि अधिशेष की इतनी स्थिति दिखाई देगी जो ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति आपकी हड़प्पा सभ्यता के बाद दिखाई देती है। क्लियर बात है? तो सभ्यता और संस्कृति में मोटा मोटा अंतर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। फिर इसी आंसर को अगर प्रश्न होगा, इसका कंक्लूड करना होगा, निष्कर्ष देना होगा, तो एक संतुलित निष्कर्ष कैसा होता है? देखो भाई, सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपको बताना है। और मानव पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संस्कृति का रूपांतरण ही सभ्यता के रूप में होता है। तो हम समझ रहे हैं संस्कृति का रूपांतरण ही मानव दर पीढ़ी सभ्यता के रूप में हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर भी विकसित होती रहती हैं। यह आपका एक निष्कर्ष हो गया। मेन बॉडी में क्या रखना था भाई, अंतर पूछा था, तो अंतर आपको मुख्य बॉडी के रूप में रखना है। इंट्रो आपको दे देना है, शुरुआत में जो तत्व बताए आपको भौतिक और अभौतिक तत्वों के साथ। और जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखना है, एक आपको फ्रेम बता दिया गया है कि इस फ्रेम पर अपने उत्तर को लिखने की कोशिश किया करिए। यदि आप लिख रहे हैं तो आप भी इसी फ्रेम पर लिखेंगे, इंट्रो, मेन बॉडी। मेन बॉडी में वह चीजें लिखनी है जो क्वेश्चन की डिमांड है, और फिर कंक्लूड आपको थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच के साथ में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या था भाई? अगला टॉपिक था उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास समझने से पहले यह बताइए, इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है, तीन प्रमुख देखो खंड विभाजित किए गए हैं। पहला कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है आपका ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं?
प्री हिस्टोरिक, और आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्टोरिक, और ऐतिहासिक को हिस्टोरिक। ठीक है, 3 कालखंड हैं और इनका विभाजन अगर किया गया है तो किस आधार पर, मान लो भाई प्राग ऐतिहासिक पर ही कोई प्रश्न बना दिया जाता है, तो इंट्रो में जब आप शामिल करोगे तो पहले प्राग ऐतिहासिक के बारे में जो बेसिक जानकारी आपके पास है वो तो लिखोगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो बेसिक जानकारी होती है वह यह होती है कि देखो यह वो खंड होता है जिसके बारे में आपके पास साहित्यिक स्रोत नहीं है। क्या है फिर इसके बारे में, इस कालखंड की जानकारी हमें मात्र पुरातात्विक स्रोत के आधार पर होती है। इतिहास की जानकारी हमें 2 ही स्रोतों पर तो होती है, कौन कौन से, या तो साहित्यिक, या तो लेखन होगा उस काल का, या फिर पुरातात्विक। पुरातात्विक में भी आप जानते हो ना, जैसे कोई आपको उपकरण मिल रहा है ना, कोई आपको मान लीजिए प्रदभांड वगैरह मिल गए, तो ये सब क्या है आपके, ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल होता है, इस कालखंड के बारे में मात्र हमारे पास क्या है भैया, मात्र हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं, इसीलिए इसको प्री हिस्टोरिक काल बोला जाता है। फिर ये प्रोटो हिस्टोरिक क्या है, देखो प्रोटो हिस्टोरिक वो होता है हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं तो, लेकिन हमारे पास कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है कि उनको पढ़ ले, तो इसीलिए हड़प्पाई काल जो है वह जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक में जोड़ा जाता है, उसको माना जाता है। क्यों, क्योंकि उस काल की लिपि है अपने लोगों के पास, लेकिन अपन लोग क्या है उसको पढ़ नहीं पाए हैं आज तक, इसीलिए उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और उसी में वैदिक सभ्यता को भी मान लेते हैं, चूंकि वैदिक सभ्यता का जो भी हमें आजकल जो भी वैदिक सभ्यता के वैदिक सभ्यता बोल रहा हूँ, वैदिक संस्कृति के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, जो भी वेद वगैरह, ये आगे के कालखंडों में लिखे गए हैं, इसीलिए इसको भी हम आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत ही इसका अध्ययन कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो ऐतिहासिक काल, तो अब हम महाजनपद से आगे मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर जो भी अध्ययन करते हैं इन कालखंडों का, ये ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिक काल में, अर्थात इस खंड के हमारे पास लिपि भी है यानी कि लेखन भी है, साहित्यिक भी है, पुरातात्विक भी है, दोनों स्रोत हैं और पढ़ भी सकते हैं हम आसानी से। अभिलेख वगैरह तो पढ़ते ही है ना हम, ठीक है। तो आगे अब हमें समझ में आए कालखंडों के बारे में। प्रश्न यदि आ गया आपसे प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिखिए, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक देखो, पाषाण काल की बात हो रही है, पाषाण का मतलब क्या होता है बताओ, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो क्लियर सी बात है, तीनों कालखंड में जो उपकरण या औजार बनते होंगे या पत्थर से ही बनते होंगे, केंद्र में क्या रहता होगा, पत्थर ही रहता होगा, जो भी कुछ बनाया जाता होगा पत्थर से बनाया जाता होगा, इसीलिए इस कालखंड को ही क्या बोला गया, पाषाण काल बोला गया। और आगे धातु वगैरह का उपयोग कब से होगा, आगे जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे ना, तो वहां पर धातुओं का प्रयोग आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, क्लियर। अब फिर आ जाओ, यहां बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में यदि लिखने को आएगा तो कालखंड पता होना चाहिए कि 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पुरापाषाण, और 10,000 से 7,000 तक ईसा पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण, और 7,000 से 1,700 ईसा पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल कहते हैं। फिर पुरा से मध्य और नव कैसे नामकरण पड़ा, देखो यहाँ जो पुरापाषाण काल में जो पाषाण उपकरण वगैरह औजार होते होंगे बड़े बड़े आकार के होते होंगे, जैसे ही हम मध्यपाषाण काल में जाएंगे तो यहाँ उपकरण जो है थोड़े छोटे आकार के हो जाएंगे तुलनात्मक रूप से, तो मध्यपाषाण काल के अंतर्गत डाल देंगे उन्हें हम। नवपाषाणिक काल में हम और कुछ ऐसी विशेषताएं देखेंगे जिस आधार पर उसे हम नवपाषाण काल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ दिया भी हुआ है, कृषि और पशुपालन का आरंभ भी यहाँ से माना जाता है, इसीलिए यह क्रांति का काल भी कहलाएगा। और यही एक कारण है आगे हड़प्पा सभ्यता हमें दिखाई देती है, इतनी उन्नत अवस्था की सभ्यता, क्योंकि कृषि पशुपालन जैसी चीजें जब यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, आरंभ हो जाएगा, तो आगे कृषि अधिशेष आ जाएगा, और अधिशेष ही आपका नगरीकरण के तत्वों का उदय होगा, इन्हीं अधिशेष के तत्वों के कारण ही, क्लियर बात है। अब आ जाते हैं पुरापाषाण काल में यदि लिखने को आएगा तो वहां उत्तर प्रदेश के तत्वों को शामिल करना होगा ना भाई, तो उत्तर प्रदेश के कुछ स्थल हैं जैसे बेलन घाटी है। अब पुरापाषाण कालिक स्थल है, बेलन घाटी का क्षेत्र है। बेलन आप नदी जानते हैं, सोनभद्र के क्षेत्र में ही आपकी जो टोंस नदी है, टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन नदी, और बेलन नदी का ही क्षेत्र है जहां पर बेलन घाटी का यह क्षेत्र पाया जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ मानव सभ्यता का बीजारोपण सर्वप्रथम यहीं पर हुआ है, क्लियर। दूसरा क्षेत्र यहाँ कौन सा दिख रहा है, लोहदा नाले। लोहदा नाले जो है यह भी प्रयागराज में ही मौजूद है, और यहाँ मात्र देवी की मूर्ति मिल रही है। आपने तुरंत मैप बनाया, देखो अपने आंसर को थोड़ा सा इफेक्टिव कैसे और बना सकते हो। मैप बनाया तुरंत यूपी का, आपने पहले बेलन घाटी का क्षेत्र समझा कहां पर है, और फिर लोहदा नाला प्रयागराज का क्षेत्र देखा, तो यह पूरा पाषाण कालिक स्थल है। मैप पर भी आप दिखा सकते हो। तो पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में लिखना है तो दो क्षेत्र जो प्रमुख रूप से, जैसे बेलन घाटी का क्षेत्र और आपका लोहदा नाले के क्षेत्र, दोनों हमें पता चल गए कहां पर मौजूद हैं। मध्य पाषाण काल पे आओगे तो चौपानी मांडो, चौपानी मांडो कहां पर है, यह भी प्रयागराज में है। तो हमें पता चला कि मध्य पाषाण काल में भी यहाँ चौपानी मांडो में हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन आपको दिखाई देंगे। दूसरा देखो आगे और कौन से ये प्रमुख स्थल देखो, महदहा, सरायनहर और दमदमा।
प्रयागराज के ही उत्तर में मौजूद है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आप जानते हो ना, तो प्रयागराज के ही उत्तर में मौजूद है प्रतापगढ़, और यहीं आपके तीनों क्षेत्र यह दिखाई देंगे, महदहा, सरायनहर और दमदमा। तीनों क्षेत्र मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं, और इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? महदहा में बूचड़ खाना दिखाई देगा, सरायनहर में एक ही कब्र में 4 शव आपको मिलते हैं, और दमदमा में युग्म समाधान। और तीनों क्षेत्र कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। तो प्रमुख रूप से आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यही क्षेत्र है जो पाषाण कालीन संस्कृति का विकास हो रहा है, और जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ भारत के बारे में हम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखना। भारत की पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में अगर समझना होगा तो अलग तरीके से पेपर 1 में लिखना है। यहाँ पेपर 5 में लिख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखते हुए लिखना है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल जितने हैं उन्हें हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो महदहा, सरायनहर और दमदमा, 3 प्रमुख क्षेत्र हमें महापाषाण कालीन दिखाई दिए। ठीक है। और चौपानी मांडो आपका प्रयागराज में मौजूद है। फिर आगे बढ़ते हैं तो नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पहला हमें दिखाई दिया कोल्डी हवा। यह भी देखो प्रयागराज में ही मौजूद है, और यहाँ धान की खेती के साक्ष्य दिखाई देते हैं। इसके बारे में डिबेट देखो ये है, अभी तक माना जाता था कि नवपाषाणिक स्थल जो है आपका कोल्डी हवा, यहाँ विश्व में सबसे प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डी हवा कृषि के इसी आधार पर बोला गया कि कृषि का प्रारंभ हो चुका था नवपाषाणिक काल में। लेकिन भैया जैसे ही यह लहुरा देव आपको दिखाई दे रहा है, लहुरा देव जो संत कबीर नगर जिला है जो आज के समय में, वहां मौजूद है स्थल लहुरा देव। जैसे इसकी खोज होती है तो पता चलता है कि धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं? वो प्राचीनतम साक्ष्य आपके अब लहुरा देव में हो गए, और द्वितीय सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपके कोल्डी हवा में हो गए जो प्रयागराज में मौजूद है। क्लियर हुआ? इन दोनों के बारे में देखो यह डिबेट है, और ये दोनों इसलिए याद भी रखने हैं। तो कोल्डी हवा की हवा हो गई, और यह दूसरे नंबर पे पहुंच गया, और लहुरा देव जो है पहले नंबर पे है। फिर आते हैं महगढ़ा। दूसरा स्थल प्रयागराज में और मौजूद है, नवपाषाणिक स्थल महगढ़ा। यहाँ से धान और जौ दोनों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। फिर देखो यहाँ मैप प्रेजेंटेशन इसीलिए दे दिया है ताकि आप ध्यान रखो कि इन सारे स्थलों को मैप पर भी आपको लोकेट करना है, अपने आंसर को अगर और बेहतरीन बनाना है। ठीक है, क्लियर बात है? तो यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लिखने को आएगा, आप लिख लोगे ना। अगला बढ़ते हैं अब आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक पर यदि कोई प्रश्न बनाया जाता है, पहले आद्य ऐतिहासिक बता दो भाई कि इस काल के बारे में हमें क्या है, साहित्यिक स्रोत है तो हमारे पास, हम पढ़ लिख नहीं पाए हैं, यानी कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक हमारे पास कोई भी व्यक्ति, विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हड़प्पा लिपि को पढ़ सके। अब हड़प्पा सभ्यता पहली, तो इसके अंतर्गत जो जिसका अध्ययन करना है, और यह हमारे यूपी पीसीएस 2023 में देखो प्रश्न भी बनाया गया है। आज आपको देखो इससे संबंधित एक प्रश्न दिया भी जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, इस टॉपिक को आपको लिखना भी है इस पे। और फिर दूसरा वैदिक सभ्यता को भी हम पढ़ लेते हैं इसके अंतर्गत। फिर आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यूपी में सैंधव सभ्यता के बारे में। समझते हैं भाई, सैंधव सभ्यता के बारे में जब भी लिखना होगा तो सैंधव सभ्यता के जो विशेषताएं हैं वो तो आप जानते ही हो, है ना। जो नगरीय विशेषताएं, उसकी उन्नत जो नगरीय अवस्था पाई गई, साथ ही जो कांस्य युगीन व्यवस्था थी, ये सारी विशेषताएं पेपर 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और बेसिकली आप यहाँ पर पढ़ भी चुके होंगे जब पेपर 1 के बारे में अध्ययन किया होगा। यहाँ फिर अलग क्या पढ़ना है, यहाँ हमें वो सैंधव सभ्यता के स्थल देखने हैं जो यूपी में मौजूद हैं। तो सबसे पहला हमने देखा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में एक बात तो आप जानते हो ना, जब हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार हम देखते थे, पूर्वी विस्तार के क्रम में आलमगीरपुर को हम अध्ययन करते थे। क्लियर? और आलमगीरपुर कहाँ मौजूद है? वर्तमान मेरठ जिले में मौजूद है, और हिंडन नदी के तट पर यह मौजूद है। क्लियर है? और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इस क्षेत्र में उत्खनन किया गया, और तब हमें आलमगीरपुर क्षेत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही लेखन कला के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। इसी संदर्भ में बोला जाता है कि हमारे पास लिपि तो है हड़प्पा काल की, हम पढ़ नहीं पाए हैं, और उस संदर्भ में हमें आलमगीरपुर से इसके साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरा क्षेत्र कौन सा है भाई? दूसरा क्षेत्र हमें मांडी दिख रहा है। मांडी आज के वर्तमान जिला कौन सा है? मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर जिले में हमें मांडी दिखाई दिया, और यहाँ से हमें स्वर्ण मुद्राएं मिली। अब समझते हैं भाई, इतिहासकारों ने जब बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पर पाई, जब उत्खनन हुआ तो यहाँ बड़ी मात्रा में जब स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं तो इतिहासकार क्या सोचेगा? क्या सुनार रहते थे यहाँ? नहीं, यहाँ पर क्या है, वो सोचेगा कि भाई यहाँ संभवतः टकसाल ग्रह होता होगा, है ना। टकसाल ग्रह मतलब होता है जहाँ मुद्राएं वगैरह जहाँ छापी जाती हैं। क्लियर बात? जहाँ मतलब सिक्के वगैरह, से सोने के सिक्के उस टाइम पे मुद्रा होती थी, चांदी की होती थी, तो वहां पर माना जाता है, हो सकता है टकसाल ग्रह हुआ करता होगा यहाँ पर हड़प्पा सभ्यताई लोगों का। तो वह मांडी क्षेत्र है जो मुजफ्फरनगर में मौजूद है। तीसरा है आपका हुलास। हुलास सहारनपुर में है ना। आज के समय जो सहारनपुर उत्तरी, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, वही क्षेत्र है आपका हुलास। और हुलास में आपके गेहूं की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, साथ ही लिपि युक्त मुहरें भी मिली हैं। यह 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखो कुछ और बता रहा हूं, लिख लेना आप। बड़गांव आप बता सकते हो, जो कहां है? सहारनपुर में ही मौजूद है। साथ ही कैराना आप बता सकते हो। कैराना कहां है? कैराना देखो शामली में मौजूद है। क्लियर बात है?
शामली डिस्ट्रिक्ट में कैराना, सहारनपुर में बड़गांव, ये 2 क्षेत्र भी हैं आपके हड़प्पाही स्थल हैं। जब आप उत्तर प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इनको भी शामिल करना, और फिर और अपना इंप्रेसिव बनाना है थोड़ा आंसर, तो मैप बनाना यूपी का और सारे स्थल देखो इस तरीके से लोकेट कर देना है, तो आपका थोड़ा सा और इंप्रेसिव हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? अब वैदिक सभ्यता के बारे में जब आपको लिखना होगा तो सुन लो, यहाँ पर वैदिक सभ्यता के बारे में आप आसानी से लिख लोगे अगर कोई प्रश्न आपसे आता है। देखो वैदिक सभ्यता के बारे में जब आप अध्ययन करते हो तो 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल कहलाता है, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल कहलाता है। सभ्यता ना लिखो, इसे संस्कृति लिखो। इतना पीछे समझाया तब भी देखो सभ्यता लिखा हुआ है, सही कर लेना आप। तो वैदिक संस्कृति के बारे में जब लिखोगे तो पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में लिखोगे, आगे उत्तर वैदिक काल के बारे में लिखोगे। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में आप जानते हो, यहाँ पर जब आर्यों का निवास क्षेत्र था प्रमुख रूप से कौन सा क्षेत्र था? वह बोले सप्त सैंधव का क्षेत्र था। अब सप्त सैंधव का क्षेत्र कौन सा था? देखो ये भारत का हमने मैप बनाया, और गंगा घाटी का जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान तक का क्षेत्र, तो यहां से लेकर अफगानिस्तान तक का क्षेत्र जब सप्त सैंधव का क्षेत्र कहलाता था, आर्यों का यह प्रमुख निवास क्षेत्र था, तो बताओ क्या गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र को वैल्यू देंगे? वो बोले क्यों देंगे भैया, जब यहाँ रहे हैं, और यहाँ प्रमुख रूप से देखो सरस्वती नदी दिखाई देगी, सिंधु नदी दिखाई देगी, तो इसीलिए उनके जीवन में इन्हीं 2 नदियों का प्रमुख योगदान दिखाई देता है। गंगा और यमुना के जो दोआब क्षेत्र है, इन नदियों को गौड़ महत्व देते हैं। उसका रीजन समझे कि क्यों गौड़ महत्व है। गंगा का तो एक ही बार उल्लेख मिलेगा है ना ऋग्वेद में, और यमुना का 3 बार मिलता है। ये सारे फैक्ट कभी इनके कारण को समझने की कोशिश की है कि क्यों है, क्योंकि यही कारण रहता है। तो सप्त सैंधव क्षेत्र में इसीलिए उत्तर प्रदेश का भी बहुत अधिक महत्व नहीं यहाँ पर दिखाई देगा ना, यहाँ रोल बड़ा नजर आएगा ऋग्वैदिक काल में। फिर जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आओगे तो यहाँ अब आर्यों का प्रमुख निवास क्षेत्र हो जाएगा गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। जैसे भैया गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में ये आर्य आएंगे तो अब आर्यों के लिए गंगा यमुना का महत्व भी बढ़ जाएगा। क्लियर बात है? गंगा को पवित्र नदी के रूप में भी यहाँ से मान्यता मिल जाएगी। अब राजनीतिक जो विस्तार है वह भी यहाँ से देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में एक और जहाँ जन के रूप में, जहां आपके कबीले वगैरह जन के रूप में जाने जाते थे, अब जो राजनीतिक विस्तार है वह भी दिखाई देगा। तो जन से जनपद की ओर जाएंगे। अब जन से जनपद की ओर जाएंगे तो यहाँ विस्तारवादी प्रवृत्ति आपके सामने आ जाएगी। तो विस्तारवादी जब प्रवृत्ति आएगी तो लोगों के अंदर, तो लोगों को अपने संरक्षण के लिए क्या चाहिए होगा? लोगों को अपने संरक्षण के लिए यहाँ पर सम्राट चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ अधिशेष की स्थिति बनने लगेगी। और अधिशेष की स्थिति वो भी कृषि अधिशेष, क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पर लोहे का आविष्कार हो चुका था। अब लोहे का प्रयोग यदि जमीन की खुदाई के लिए किया जाएगा तो जमीन बहुत गहराई तक खोदी जाएगी। जमीन जब जितनी गहराई तक खोदोगे तो वह उतनी उपजाऊ होगी, है ना, उतना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, तो लोगों के पास अधिशेष बढ़ेगा। अधिशेष बढ़ेगा तो लोगों को सम्राट चाहिए होगा, और सम्राट को कहां से मिलेगा खाने पीने के लिए? भैया चाहिए तो उसको कुछ, तुमको हम संरक्षण देंगे, बदले में उसे भी तो कुछ चाहिए सम्राट को, तो सम्राट को ये लोग अपने अधिशेष का कुछ हिस्सा देंगे, बदले में इनको सुरक्षा देगा। यहीं से राजवंश निकल कर आएंगे। इन्हीं राजवंशों में एक आपका कुरु राजवंश नजर आएगा, एक आपका पांचाल राजवंश नजर आएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख राजवंश है कुरु, हस्तिनापुर के क्षेत्र या इंद्रप्रस्थ का जो क्षेत्र है ना, जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर बनाने वाला क्षेत्र है ना, यही कुरु राजवंश यहाँ नजर आएगा। पांचाल जो बरेली का क्षेत्र आज के समय देखते हो ना, इस क्षेत्र में ही पांचाल राजवंश नजर आता है, जिसकी राजधानी आपकी काम्पिल्य होती है। और यह कुरु और पांचाल, टेंशन नहीं लेनी है, आगे जब महाजनपद हम पढ़ेंगे तो वहां दोनों राजवंश आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक से आगे बढ़ते हुए ऐतिहासिक हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले महाजनपदों के बारे में जानते हैं। जन से हम जनपद की ओर बढ़ चुके हैं और जनपद से अब बड़े बड़े महाजनपद के रूप में विकास हो जाएगा। महाजनपदों में आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स के स्तर पर या पेपर 1 में, तो 16 प्रमुख महाजनपद हुए भारत में। अब इन 16 प्रमुख महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद मौजूद थे यदि अंगुत्तर निकाय की मानी जाए, और यह सही भी है। तो 8 प्रमुख महाजनपद जो है आपके उत्तर प्रदेश में रहे। अब 8 महाजनपद, उनकी राजधानियां, ये सारी देखो प्रीलिम्स के स्तर पर चीजें होती हैं। हालांकि इनको मेंस में जब आंसर राइटिंग लिखना होता है तो पॉइंट्स बनाकर ये डालना होता है, मेंस में भी कुछ अलग से थोड़ी लाओगे, कुछ तथ्य तो आपको लिखने ही पड़ेंगे भैया। तो यह जो प्रीलिम्स वाली चीज थी ये तो हमने पीछे वीडियो में हिस्ट्री वाले में बढ़िया से याद कर रखी है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे लिखना है। पहला तो एक तरीका है, देखो महाजनपदों के बारे में बताते हुए कि विकास कब हुआ, उसके बाद में आप एक मैप पर 8 महाजनपद को लोकेट कर दो। इस तरीके से अपने आंसर को शुरू करते हुए फिर एक एक करके हेडिंग डालो, काशी, फिर कौशल, एक एक करके महाजनपद 8 उनके बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बता देनी है अपनी भाषा में। यहाँ कुछ की पॉइंट्स दे दिए हैं कि क्या क्या आप बता सकते हो, इसके अलावा और जो चीजें आपको आती है वो ऐड कर दो। जैसे काशी महाजनपद के बारे में लिखोगे तो बताओगे इसकी राजधानी आपकी वाराणसी थी, आज के समय जो वाराणसी आप जानते हो। साथ ही यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुई थी। बताओ भैया, काशी से एक तो घोड़े का व्यापार होता था, दूसरा रेशमी वस्त्रों का। आज भी बनारस की साड़ियां जानते हो ना, तो रेशमी वस्त्रों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था तब के समय में भी, जो काशी महाजनपद था।
दूसरा कौन सा है? दूसरा है कौशल महाजनपद। देखो कौशल महाजनपद की राजधानी एक तो श्रावस्ती होती थी, दूसरी कुशावती होती थी। समझना यहाँ पर काशी से इसकी प्रमुख प्रतिद्वंदता चलती थी। देखो काशी और कौशल दोनों पास पास महाजनपद मौजूद होंगे तो दोनों की प्रतिद्वंदता तो चलेगी ही चलेगी। अब दोनों की प्रतिद्वंदता चलती थी, अंततः हालांकि भले ही कौशल की विजय होती है, लेकिन काशी और कौशल दोनों को उठा करके मगध महाजनपद के द्वारा, वो भी उसका राजा हुआ अजातशत्रु, इसके द्वारा दोनों का विलय कर लिया जाएगा। आप जानते हो ना 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में आगे कौन उभर कर आता है? मगध महाजनपद। और उसी मगध महाजनपद के द्वारा ये दोनों महाजनपद खत्म कर दिए जाएंगे, यहां से ये यूपी के दोनों महाजनपदों का अंत हो जाएगा। फिर तीसरा आता है वत्स। देखो वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी हुई कौशाम्बी। कौशाम्बी आप जानते हो ना, प्रयागराज के उत्तर में मौजूद जो डिस्ट्रिक्ट है, या पश्चिम में आप समझ लो, तो उत्तर पश्चिम में ही मौजूद है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट। तो वह कौशाम्बी ही वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। यही एक राजा हुआ उदयन। अब उदयन बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करता था और कूटनीतिक रूप से भी बहुत ही मजबूत था। कैसे? समझो महाजनपदों में दो उस समय महाजनपद सबसे ताकतवर थे, जो वत्स के दोनों ओर मौजूद थे। कौन से? एक अवंती, दूसरा आपका मगध। अब अवंती और मगध इन दोनों से संतुलित बनाते हुए उदयन ने क्या किया? जो वत्स राजा हुआ इसने क्या किया? अवंती का राजा हुआ राजा प्रद्योत। राजा प्रद्योत की पुत्री और अजातशत्रु की पुत्री, इन दोनों की पुत्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इन राज्यों से क्या हो गया? मधुर संबंध स्थापित हो गए कि नहीं हो गए? इसीलिए बोला जाता है कि राजा उदयन जो वत्स महाजनपद का हुआ, यह कूटनीतिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग था। फिर आते हैं अगला कुरु पर। कुरु और पांचाल बताए थे ना, ये दोनों जो आपके राजवंश देख रहे हैं उत्तर वैदिक में, आगे महाजनपद के रूप में भी यह उदय होगा उनका। तो कुरुओं की राजधानी, जो कुरु महाजनपद था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो दिल्ली बॉर्डर का क्षेत्र है। पहले यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, आगे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो जाती है। इसके अपोजिट देखो सूरसेन में क्या होता है? शूरसेन आप जानते हैं आज के समय जो मथुरा का क्षेत्र है ना, तो मथुरा ही इसकी राजधानी हुआ करती थी शूरसेनों की। और शूरसेन पहले गणतंत्रात्मक यहाँ व्यवस्था थी, आगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई। गणतंत्र का मतलब जानते हो? गण मतलब होता है पब्लिक, लोग, और राज मतलब राजा। जब शक्ति राजा के हाथ में होगी तो राजतंत्र, जब शक्ति लोगों के हाथ में होगी तो गणतंत्र। यह प्रमुख रूप से इसका मोटा मोटा मतलब होता है। आगे समझ लेंगे, भी गणराज्यों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। फिर मल्लों पर आते हैं भाई। मल्ल की देखो दो राजधानी हुई, एक थी आपकी कुशीनगर, दूसरी थी पावा। कुशीनगर और पावा दो प्रमुख राजधानी हुई। पांचाल छूट गया। अच्छा देखो पांचाल हमने पढ़ा, इसकी राजधानी अहिछत्र है और काम्पिल्य है। उत्तरी राजधानी कौन सी थी इसके क्षेत्र की? अहिछत्र। और दक्षिणी थी काम्पिल्य। और पांचाल के बारे में आप जानते हो, जब पर्यायवाची पढ़ते होगे तो द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाली पढ़ते हो, क्यों? आया भी था आरओ एग्जाम में। देखो पांचाल क्षेत्र की राजकुमारी रही आपकी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। क्लियर बात है? जैसे कौशल क्षेत्र से जोड़कर रामायण में रामायण को देखा जाता है, वैसे पांचाल क्षेत्र से जोड़कर के महाभारत को देखा जाता है। और इसी महाभारत में आपका जो पांचाल राजकुमारी हुई द्रौपदी हुई, इसीलिए इन्हें पांचाली भी बोला जाता है। क्लियर बात है? तो पांचाल के बारे में यह भी आप थोड़ा सा शामिल कर सकते हो जब भी महाजनपदों के बारे में लिखिएगा। अब मल्लों के बारे में तो दो राजधानियां बताई, कुशीनगर और पावा। जब गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे, कुशीनगर के मल्लों के बारे में पढ़ेंगे भी और पावा के मल्लों के बारे में भी पढ़ेंगे। दोनों देखो प्रीलिम्स में तो आपके आते रहते हैं, अभी मेंस में भी इनका यूज कैसे करना है देख लेंगे। पहले देखो यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, आगे गणतंत्र में परिवर्तित हो गई और अजात शत्रु के द्वारा इसका भी विलय कर दिया जाता है मगध महाजनपद में। आठवां महाजनपद बचता है चेदी। चेदी कौन सा क्षेत्र था? देखो चेदी जो क्षेत्र है वह बुंदेलखंड का क्षेत्र आज दिखाई देता है, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही यह महाजनपद मौजूद था चेदी। और इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। तो शक्तिमती जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसकी ही एक शाखा है जो आपकी कलिंग में विस्तृत थी। माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि चेदी वंश की शाखा ही एक कलिंग तक विस्तृत थी, जिसका राजा हुआ आपका सम्राट हुआ खारवेल। क्लियर बात है? खारवेल जिसके बारे में हाथी गुफा अभिलेख आप पढ़ते रहते हो प्रीलिम्स में। तो यह चेदी जो महाजनपद था, इसकी ही एक शाखा बताई जाती है, जिसका शासक हुआ प्रमुख रूप से खारवेल। यह इतिहासकारों की इस बारे में अनुमान लगाया जाता है। क्लियर बात है? अभी उत्खनन हो रहा है, खोज हो रही है, तो आगे निष्कर्ष और बदलते रहते हैं। अभी जितना बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा उसका ही तो हम अध्ययन करेंगे भाई। अब मैप प्रेजेंटेशन क्यों लिखा है? क्योंकि यह सारे जितने महाजनपद हमने देखे ना, 8 यूपी में है। यह आठों आप क्या कर सकते हो, एक मैप पर दिखा सकते हो और अपने आंसर को और ब्यूटीफुल कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। लास्ट देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में स्थित जो प्राचीन गणराज्य हैं। देखो गणराज्य के बारे में आप जानते हो क्या होता है? गणराज्य देखो राजनीतिक व्यवस्था, यदि आपसे बोला जाए कि किसी राजा के अधीन ना होकर गणतांत्रिक हो जाए, बोले फिर गणराज्य जो आज के समय का गणराज्य है वैसे ही गणराज्य था क्या तब? बताना है नहीं। आज के समय का गणराज्य क्या है? जनता
प्रतिनिधियों को अपने प्रत्यक्ष रूप से चुनती है ना, निर्वाचित होते हैं ना प्रतिनिधि। बोले हाँ। और पहले के गणराज्य ऐसे होते थे क्या? बोले नहीं, पहले के गणराज्य जो होते थे उसमें समझो यहाँ पर, उसमें एक कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्रों का एक स्ट्रक्चर होता था। वह कुलीन तंत्र जो है शासन करता था, ठीक है, सारी शक्तियां उसी कुलीन तंत्र में रहती थी, अभिजात वर्गों के पास रहती थी, बशर्ते राजा के पास नहीं रहती थी। इसलिए राजतंत्र तो नहीं होता था, लेकिन पूर्णतः गणतंत्र भी नहीं होता था, गणराज्य भी नहीं होते थे। समझे कि प्राचीन गणराज्य कैसे होते थे। यहाँ यह समझाने की कोशिश की गई है कि गणराज्यों का मतलब समझ जाना, पहले के गणराज्य आज के गणराज्यों में क्या अंतर है। और बुद्ध के समय में अगर माना जाए तो 10 प्रमुख गणराज्य होते थे, और उसमें उत्तर प्रदेश में ही अकेले 7 गणराज्य मौजूद थे। यह आप इंट्रोडक्शन में भी अपने इस पार्ट को शामिल कर सकते हो। फिर आगे बताना है एक एक करके जो 7 गणराज्य आपके उत्तर प्रदेश में थे कौन कौन से थे। पहला देखो शाक्य गणराज्य था, जो कपिल वस्तु के शाक्य हुए। जो आज के समय आप डिस्ट्रिक्ट देखते हो ना, सिद्धार्थ नगर और बस्ती या उसके आसपास का तराई क्षेत्र, यहाँ देखो ये शाक्य गणराज्य के रूप लोग मौजूद थे। और साथ ही एक तथ्य और पढ़ते होगे, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म इसी शाक्य गणराज्य में ही हुआ था। साथ ही शाक्य गणराज्यों के बारे में अगर और बताऊं तो ये अपनी मर्यादा और रक्त शुद्धता को लेकर के बहुत हठधर्मी हुआ करते थे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर शाक्यों की बेटी है तो उसका विवाह जो है शाक्यों में ही होगा। इस पर एक विवाद भी हो गया। हुआ ये, जो कौशल महाजनपद था, पीछे पढ़ा हमने, कौशल महाजनपद के राजा के साथ में क्या हुआ, धोखे से विवाह कर दिया जाता है। क्लियर? अब आगे जब पता चलेगा कौशल नरेश को, तो फिर वो शाक्यों को खत्म कर देगा, जड़ से खत्म कर देगा, इस गणराज्य को जड़ से मिटा देगा। और हालांकि आगे जब वापस आता है लौटते हुए, वो भी बाढ़ में आकर बह जाता है। तो इस तरीके से शाक्यों का और कौशल का अंत हो जाता है। हालांकि कौशल का जो बचा हुआ महाजनपद था भी वो मगध के द्वारा मिला लिया जाता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो शाक्यों के बारे में इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी जानकारी है ये। दूसरी है मोरी, जो पिपली वन के मोरी हुए। तो मोरी समझिए आप, मोरी ही आगे मौर्य बने। क्यों? क्योंकि मोरी वंश में ही, या मोरी ही आपके जो गणराज्य था, इसी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। आगे जो मौर्य वंश दिखाई देगा, इसी कारण से यह मौर्य वंश कहलाया। और शाक्यों की ही एक शाखा थी यह अपने आप में, जो मोरी थे आपके, यह गणराज्य शाक्यों की ही एक शाखा थी, जो गोरखपुर का आज के समय क्षेत्र है, वहां पर इसकी स्थिति दिखाई देती है। यह क्षेत्र इसलिए बताया जा रहा है ना, ताकि मैप पर आपको लोकेट करने में दिक्कत ना हो। फिर आते हैं कुशीनगर, कुशीनारा के मल्ल। अब कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्लों को एक साथ समझना है। देखो पीछे समझाया था ना, जो मल्ल हुए उनकी 2 राजधानी थी, एक कुशीनारा और दूसरी पावा। कुशीनारा के मल्ल में क्या होता है? देखो कुशीनारा के मल्ल, आपका कुशीनगर का जो क्षेत्र है ना, यहाँ भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। फिर ये जो पावा के मल्ल है, यहाँ पर क्या होता है? देखो भगवान बुद्ध जब आते हैं तो पहले पावा के मल्लों के पास जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है, यहाँ कहा क्या जाता है, ऐसा होता है। पावा के मल्लों के पास से जैसे ही कुशीनारा के मल्लों के पास पहुंचते हैं तो वहीं अपना शरीर त्याग देते हैं। तो पावा में जो भोजन ग्रहण किया, वही बोला जाता है कि भगवान बुद्ध का वह अंतिम भोजन हुआ। क्लियर? देवरिया जिले के आसपास आपके पावा के मल्लों का क्षेत्र था, और यह भगवान बुद्ध का अंतिम भोजन होता है। साथ ही महावीर स्वामी का परिनिर्वाण क्षेत्र कौन सा है? वह पावा का क्षेत्र है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होता। अब देखो प्रीलिम्स में जब भी तथ्य आएगा तो बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। पावा के मल्लों में महावीर स्वामी को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और कुशीनारा, जो कुशीनगर के मल्ल हैं, यहाँ पर आपका भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो दोनों को एक साथ रखते हुए देखो हमने पढ़ा, और लिखने को आएगा, अब लिखने के लिए पॉइंट्स होंगे हमारे दिमाग में। फिर आते हैं रामग्राम के कोली पर। देखो रामग्राम के जो कोली हुए, शाक्यों के ही पूर्व में ही मौजूद थे। अब होता क्या है, जो हमने शाक्य देखा गणराज्य, शाक्य और कोली इनकी बनती नहीं थी, क्योंकि आसपास मौजूद है भैया, पड़ोसी पड़ोसी का तो हमेशा शत्रु होता है। अब इनकी दोनों की बनती नहीं थी, तो अब देखो कैसे लड़ाई खत्म होगी दोनों की। शाक्यों में पैदा हो गए भगवान बुद्ध, और कोली में पैदा हो गई माता यशोधरा। अब भगवान बुद्ध का विवाह होता है यशोधरा के साथ में। जैसे ही विवाह हो जाएगा, उसके बाद दोनों की जो लड़ाई होती थी, आपसी लड़ाई, पुश्तैनी लड़ाई, वो खत्म हो जाएगी। तो इस आधार पर ही आपकी शाक्य और कोली गणराज्यों की जो आपसी लड़ाई है, मतभेद है, वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है? तो यशोधरा से बुद्ध का विवाह होता है, और यशोधरा किस गणराज्य से संबंधित थी? इस कोली गणराज्य से ही संबंधित थी। फिर केशपुत्र के कलाम, कलाम गणराज्य जो था, कलाम और कुछ नहीं, अब्दुल कलाम नहीं, आलार कलाम। आलार कलाम तो आपने सुना होगा। तो आलार कलाम जो है आपके भगवान बुद्ध के आचार्य हुए। भगवान बुद्ध जब निकलते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो वह आलार कलाम से ही मिलते हैं, इन्हीं से सवाल जवाब करते हैं ना। इनके बारे में तो पढ़ा आपने, प्रीलिम्स में जब पढ़ा होगा। तो यह केशपुत्र के कलाम गणराज्य से ही, इसी वंश से आते थे यह आलार कलाम, और यह कौशल के पश्चिम में ही मौजूद है। यह इसकी स्थिति आपको पता चल गई। फिर लास्ट है आपका शुमशुमार मग्ग। तो ये मग्ग जो गणराज्य है, यह मिर्जापुर के क्षेत्र में मौजूद है। यही 7 आपके प्रमुख गणराज्य हैं
जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। यहाँ देखो इतना ही अभी कराया जाएगा, टॉपिक है उसको अभी, पहला जो टॉपिक है उसका कहाँ तक आपका खंड है, ऐतिहासिक खंड में भी बौद्ध काल के पहले तक का आपका क्लियर करा दिया गया है। और यहाँ से एक देखो प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा स्थलों के बारे में बताना है। तो आज आपको 2 प्रश्न लिखेंगे, लिखने हैं आपको, ठीक है। दोनों प्रश्न देखो जो दिए जाएंगे ना, उनसे संबंधित इस वीडियो में समझा दिया गया है आपको। उस समझाने के बाद से आपका पेन भागने लगेगा, और पेन नहीं रुकेगा, और सब मिलकर के बढ़िया से करेंगे। इवेल्युएशन भी आपकी कोशिश की जाएगी, आपको दोनों भाषाओं में लिखना है, आपका कोई भी मीडियम है। क्लियर बात है। क्योंकि आप लिखने वाला जो अपना डर है वो खत्म करो यार, लिखने वाला डर नहीं खत्म करोगे तो फिर हो नहीं पाएगा ऐसे आगे। क्योंकि प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको लिखने के लिए नहीं, आप पढ़ने पर ज्यादा फोकस करना, और उसके बाद आपको साथ साथ पैरेलल में तभी आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। यदि आप सोचो कि हम वहीं पर चीजें लिखेंगे या नोट्स बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस आपको पहले ही बनाकर रख लेने यही साथ में। अगर 60% 50% भी अगर आपने अभी साथ में हमारे कवर कर लिया, हम साथ में मिलकर करेंगे, तो आपका 50% प्रीलिम्स के बाद में आसानी से कवर कर लिया जाएगा। क्योंकि आप पूरा ही पूरा छोड़ दोगे प्रीलिम्स के बाद के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर मेंस क्लियर नहीं हो पाता है, वहां से बहुत समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए आज फिर वीडियो को खत्म करते हैं, और आप फीडबैक जरूर देना, बताना जरूर यार कि ये जो डिस्कशन किया जा रहा है ये बेनिफिशियल है आपके लिए या नहीं बेनिफिशियल है। क्लियर, जैसे आपकी आंसर राइटिंग अब आसानी से हो जाएगी इसको करने के बाद में, कुछ फायदा हो रहा है। और देखो यार, अपने नोट्स जरूर बनाते चलना, इन नोट्स को आप रेफरेंस के तौर पर यूज करना, सोर्सेस आपको रीडिंग जरूर लगानी है। जैसे आज जो टॉपिक मिल जाएगा, आगे का टॉपिक क्या पढ़ना है वो मिल जाएगा, ठीक है। वो टॉपिक मिलेगा तो आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे। साथ ही आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनको अगले 24 घंटे में आपको अपने आंसर सबमिट कर देने हैं। वो सबमिट करना है आपको पीडीएफ फॉर्म में, स्कैन करना है क्वेश्चन को, पीडीएफ बनाना है, अपना नाम लिखना है, डे 1 लिखना है, और अपना मीडियम डाल देना है। क्लियर, ये 3 चीजें ही डालनी है, जरूर लिखना है एडिट करके, ये नहीं कि सीधे फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेज दिया, ये एडिट करके नाम, डे 1 या डे 2 जो भी हो, और आगे मीडियम, इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर आगे अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।